Okay, let's go. करे न कर सके गुरु करे सब होए, सात दीपन अखंड में गुरु से बड़ा न कोई। आप सभी मित्र प्यारे मित्रों को मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल त्रिनेत्र ज्ञानधारा पर। मित्रों, आज हम फिर से एक हिस्ट्री का टॉपिक लेकर आए हैं और ये टॉपिक है रॉबर्ट क्लाइव का। देखिए, इस रॉबर्ट क्लाइव को मैं दो पार्ट में रखूंगा। एक पार्ट में तो मैं ये समझाने का प्रयास करूंगा कि रॉबर्ट क्लाइव एक साधारण क्लर्क से कैसे, तो वो भारत के सेंट डेविड फोर्ट सेंट जॉर्ज डेविड में वो किस प्रकार से किले में किस प्रकार सैनिक से क्लर्क से एक सैनिक बना, फिर एक गवर्नर बना। तो वहां तक की मैं यात्रा बताऊंगा आपको कि किस तरह से इसने अपने आप को निखारा, और उसके बाद मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि भारत में इसने क्या क्या दिमाग लगाकर क्या क्या कारनामे किए कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक बन गया। जब ब्रिटेन की कोई वैल्यू नहीं थी, भारत में उसका कोई भी दबदबा नहीं था, पहले दबदबे को कायम करने वाला व्यक्ति भारत में ब्रिटेन का वो था रॉबर्ट क्लाइव। मित्रों, बड़ा ही, अगर कोई भी व्यक्ति राजा बनना चाहता है कि राजा एक कैसा होना चाहिए, राजा किस प्रकार हम बन सकते हैं, तो पूरी की पूरी धारणा रॉबर्ट क्लाइव से सीखी जा सकती है। और रॉबर्ट क्लाइव भी राजा कैसे बना, हमारे देश के महाभारत को पढ़ करके, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए ज्ञान को पढ़ करके ही इस योग्य बना। तो खैर, आइए चलिए देखते हैं इसके हिस्ट्री को। तो पहली बात तो यह है कि रॉबर्ट क्लाइव का जो जन्म हुआ वो 1725 में हुआ था है ब्रिटेन के ही एक शहर में, और 1774 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये स्वयं आत्महत्या कर लेता है, दर्द से अपने आप को चाकू मार लेता है। इतना महान व्यक्ति, फिर भी तो देखिए, इसे ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो आगे आप जान पाएंगे। सबसे पहले इसकी इंडिया में जो शुरुआत हुई थी मित्रों, भारत में, वो 18 वर्ष का जब हुआ, यानी 1743 में, 1743 में, तो वो मद्रास बंदरगाह जो था वहां पर क्लर्क के रूप में, क्लर्क बनकर के ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सेवक के रूप में शामिल होता है। तो इसकी शुरुआत वहीं से होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी में। 1743 में, 1743 में मद्रास जो बंदरगाह था उस पर क्लर्क बनकर आया। 3 साल तक ये कहानी चली, 3 साल ये क्लर्क रहा। लेकिन 3 साल के बाद 1746 में डुप्ले के नेतृत्व में मद्रास पर अंग्रेजों का जो कब्जा था वो हट गया। बल्कि डुप्ले जो था वो फ्रांसीसी गवर्नर था, तो उसके नेतृत्व में मद्रास पर हमला किया फ्रांस वालों, फ्रांस की सेना ने डुप्ले के नेतृत्व में मद्रास पर बंदरगाह पर हमला किया और फ्रांस के कब्जे में मद्रास चला गया। और वहां से सभी अंग्रेजों को भागना पड़ा। तो चूंकि ये भी क्लर्क था, इसे भी भागना पड़ा, वहां पर जहाजों में शरण लेना पड़ा। लेकिन ये 20 मील दूर, वहां से मद्रास जो बंदरगाह था वहां से 20 मील दूर दक्षिण साइड में सेंट डेविड किला था, वहां पर भाग करके, उस जगह पर भाग करके शरण लेता है। कहां पर? सेंट डेविड किले में, सेंट डेविड फोर्ट में ये जा करके शरण लेता है उस समय की। और जब ये शरण लेता है तो वहां पर इसे संयोगवश सैनिक की नौकरी मिल जाती है। चूंकि एक अच्छा सैनिक भी था, योद्धा भी था, इसलिए वहां पर, चूंकि वो सेंट डेविड फोर्ट जो था वो अंग्रेजों के ही कब्जे में था और अंग्रेजों ने इसे जो है सैनिक की नौकरी दे दी। अब मित्रों, उस टाइम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भारत में वो जो समय था वहां पर केवल 2 ही शक्तियां बची हुई थी, एक ब्रिटेन और एक फ्रांस। इन दोनों में जो भी बाजी मार ले जाता, जीत, भारत पर विजय उसी की होती। अच्छा, यही दोनों क्यों थे? भारत के राजा कहां गए? तो देखिए मित्रों, 1707 में जब औरंगजेब की मुगल साम्राज्य की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद मुगल साम्राज्य के जो उत्तराधिकारी थे, उत्तरकालीन मुगल शासक, वो सब बहुत कमजोर थे, बहुत ही अय्यासी विलासी टाइप के, जनता पर ध्यान न देने वाले बुद्धिहीन टाइप के लोग थे। जिससे मुगल साम्राज्य जो था वो टैक्स वसूलने वाले जो क्षेत्रों में सूबेदार होते थे, उन्होंने मुगल साम्राज्य अपने अपने क्षेत्र में कब्जा बना लिया और अपने अपने क्षेत्र के वो राजा बन गए। तो इस तरह से पूरा भारत जो है वो छोटे छोटे राजाओं के अधीन चला गया था। पूरा मुगल साम्राज्य बिखर चुका था और उसमें 3 जो सूबेदार थे वो बहुत प्रमुख थे। एक हैदराबाद का जो क्या कहते हैं,
हैदराबाद का जो निजाम था और अवध का जो सूबेदार था और बंगाल का जो नवाब था, ये तीनों क्षेत्र जो था ये बहुत ही शक्तिशाली थे और बहुत ही संपन्न थे। तो अब इन्हीं तीन क्षेत्रों में, और ये तीनों कमजोर थे, खैर बहुत ज्यादा नहीं थे क्योंकि ये राजा तो थे नहीं, ये तो सिर्फ सूबेदार थे। तो बचे दो, अब ये डुप्ले और क्लाइव, फ्रांस की तरफ से डुप्ले, अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव। इन दोनों में था कि इस पर कैसे इन तीनों को जो है या मुगल साम्राज्य की टूटती स्थिति का लाभ कैसे लिया जाए। डुप्ले जो था वो बड़ा ही मेधावी प्रशासक था मित्रों, ये आईएएस तरह का था, पढ़ा लिखा था, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन फिर भी आप देखिएगा। और क्लाइव जो था ये पढ़ा लिखा तो थोड़ा कम था लेकिन सैनिक था, ये बॉडी से बड़ा हट्टा कट्टा बड़ा हिम्मती आदमी था। सैनिक का मतलब कलेजा, इसके पास कलेजा बहुत था। और दूसरा बात, क्लाइव राजनीतिक बहुत था, राजनीति को कैसे बदल देना है ये क्लाइव से कोई सीखे। और ये तो केवल आईएएस था, ये आईएएस था और ये समझ लीजिए ये प्रधानमंत्री के पद यानी राजनेता था, साथ में सैनिक भी था। तो उस टाइम पर तो अब दोनों के गुण मैंने बता दिए। अब मैं आगे बता रहा हूं कि 1748 में, 46 में तो फ्रांस का कब्जा हो गया था मद्रास पर। 2 साल बाद फिर 1748 में फ्रांस और ब्रिटेन का समझौता हो जाता है, तो जिससे इसको सैनिक से फिर वहीं पर क्लर्क बना करके उस पोर्ट पर, मद्रास पोर्ट पर इसे भेज दिया जाता है। लेकिन उसी टाइम पर हुआ क्या कि कर्नाटक के नवाब पद का संघर्ष चलने लगा। कर्नाटक में 2 लोग उत्तराधिकारी थे, एक का नाम था चंदा साहिब और दूसरे का नाम था मोहम्मद अली। तो इन दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया। अब चंदा साहिब की मदद फ्रांसीसी कर रहे थे, यानी स्वयं डुप्ले कर रहा था, और मोहम्मद अली की मदद जो है वो अंग्रेज कर रहे थे। यहीं पर इन दोनों को मौका मिला कि जब देखिए आपस में टूट होती है तो किसी बाहरी को मौका मिल जाता है। और यहां पर जब हिंदुस्तान के 2 नवाब आपस में लड़ने लगे तो अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों बाहरी शक्तियों को मौका मिल गया। शुरुआत मित्रों यहीं से होती है कि जैसे ही मौका मिला, यानी कि चंदा साहिब ने फ्रांसीसियों का साथ लिया और मोहम्मद अली ने अंग्रेजों का साथ लिया, तो चंदा साहिब डुप्ले के भाई, डुप्ले उस टाइम पर था ही बहुत ही ज्यादा योग्य व्यक्ति था, तो उसके नेतृत्व में आक्रमण किया गया। डुप्ले की सेना आई, लेकिन इधर से चूंकि मोहम्मद अली के ऊपर आक्रमण हुआ, मोहम्मद अली के ऊपर आक्रमण हो गया तो मोहम्मद अली ने अंग्रेजों से मदद मांगी, क्योंकि अंग्रेज इनके साथ थे। तो ये बात मद्रास में पहुंची, तो वहां से चूंकि ये सेना में रह चुका था रॉबर्ट क्लाइव, इसलिए, और इन्होंने देखा था मद्रास के किले में कि ये किस तरह से अपने सैनिक नेतृत्व को निभा रहा है, सैनिक धर्म को, इस वजह से क्लाइव को कमांडर बना करके और भेजा गया किसका, मोहम्मद अली की मदद के लिए। मद्रास से क्लाइव को सैनिक से सीधे कमांडर बना दिया गया और वो सेना का नेतृत्व करते हुए अरकाट पर लेकर के कर्नाटक की उस जगह पर जहां पर युद्ध हो रहा था वहां पर पहुंच गया। और क्लाइव की सेना ने 1000 सैनिकों के साथ मित्रों आया था मात्र, और इतनी डट करके इसने मुकाबला किया कि उस फ्रांसीसी जिसकी मदद कर रहे थे चंदा साहिब, अंततोगत्वा उस चंदा साहिब को हार जाना पड़ा। और इसमें मोहम्मद अली की जीत होती है और मोहम्मद अली नवाब कर्नाटक का बनकर बैठ गया। तो मित्रों इससे हुआ क्या, मोहम्मद अली जीत गया, यानी कि अंग्रेज स्वयं जीत गए, यानी कि अंग्रेज नहीं जीते बल्कि ये क्लाइव जीत रहा। इसी के कारण अंग्रेजों की विजय होती जा रही है। मित्रों ये विजय क्लाइव की नहीं थी, ये विजय अंग्रेजों की थी। विलियम पिट एक इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने ये जो अरकाटमर चंदा साहिब को हराने के क्लाइव ने ऐसा प्रदर्शन किया है अपनी वीरता का कि विलियम पिट जैसा इतिहासकार, ये भी एक महान इतिहासकार है, इन्होंने इतना खुश होकर के इसके बारे में लिखा है। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसको कहा है, अक्सर मित्रों क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया, तो क्लाइव को कहा गया। किसने कहा, तो इतिहासकार विलियम पिट जी ने इसको कहा है। और इतना ही नहीं, इसको भारत में सम्मान देने के लिए 700 पाउंड की तलवार इसको भेंट देने का निर्णय लिया गया केवल इसी युद्ध में, जिसमें मोहम्मद साहिब विजयी होते हैं। इसमें इतना इसकी मतलब इतना डट करके मुकाबला किया कि देखिए इसकी शुरुआत यहीं से होती है कि विलियम पिट इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहता है। इसका मतलब ही क्या हुआ कि स्वर्ग का
सभी सुख सुविधाओं से संपन्न, सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित, मतलब हर प्रकार से योग्य। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक का अर्थ ही हुआ कि सेना के रूप में, सेना नायक के रूप में बिल्कुल 100% ये परफेक्ट बैठ रहा था, क्योंकि इसकी जो रणनीति, इसका जो कौशल था, उसकी जो वीरता थी, वो महान तरीके से इसने पेश किया था। इसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे 700 पाउंड की तलवार भेंट करनी चाहिए। लेकिन होता क्या है मित्रों, अंत में ये जो 700 पाउंड की तलवार इसे भेंट करनी चाहती थी, ये व्यक्ति बहुत विनम्र भी था और बहुत योग्य भी था। इसकी योग्यता इसी बात से तय होती है कि इसने उस तलवार की भेंट को मना कर दिया। इसने कहा कि रेजर लॉरेंस के साथ जो मेरे गुरु रहे हैं, उनको जब ये 700 पाउंड की तलवार भेंट की जाएगी, उनको भी ये सम्मान दिया जाएगा, तभी मैं इस सम्मान को स्वीकार करूंगा। इससे क्या हो गया कि पूरी सेना में इसकी बड़ी धाक जम गई कि ये व्यक्ति दूसरे का सम्मान करने वाला है, खुद को सम्मान नहीं लिया। जब तक इसके गुरु का सम्मान ना हो, जब तक इसके नायक का सम्मान ना हो, और इसी सम्मान के साथ में इसे स्वीकार करता है। और करीब 1743 से 1753 तक 10 वर्षों तक ये भारत में रहा और इसकी राजनीति को समझा। 10 वर्षों के बाद 1753 में ये अपने स्वदेश ब्रिटेन वापस लौट जाता है। और मित्रों, 3 साल के बाद में ही भारत की स्थिति फिर डवाडोल होने लगी। तो 1756 में ये सेंट डेविड किले में गवर्नर बनाकर भेजा जाता है। देखिए, ये अभी तक केवल एक क्लर्क था, क्लर्क से सैनिक बना, उसी जिसमें क्लर्क था उसी जगह पर गवर्नर जनरल बना करके, इसे गवर्नर बना करके भेजा जाता है। और साथ में केवल गवर्नर ही नहीं, सेना का पावर भी इसे दिया गया, लेफ्टिनेंट कर्नल का पद दिया गया और गवर्नर बनकर के भारत आता है। उसके बाद में प्लासी का युद्ध होता है और सिराजुद्दौला को जिस तरह से धूल चटाता है मित्रों, अब इस पूरी कहानी आगे कि कैसे ये भारत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना करता है, तो ये कल अगले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। आज बस सिर्फ इतना ही कि ये 1756 में सेंट डेविड किले में गवर्नर बनकर आता है और लेफ्टिनेंट कर्नल का भी इसे पदभार मिल जाता है। भारत पुनः ये वापसी आ गया है और कल के वीडियो में बताऊंगा कि भारत आने के बाद इसने आगे क्या कलाकारी की। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।